जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और आपका जो है 6 फरवरी से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। तो ऐसे में आपको ऐसा प्रश्न पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सके। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए हम यहां से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो है ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका जो पॉलिटिकल साइंस हार्ड रहता है। क्या रहता है? हार्ड रहता है। और इसे आप इजी तभी बना सकते हैं जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब हार्ड हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। नहीं तो इजी इजी प्रश्न पढ़िएगा तो आप जल्दी इसे नहीं फेस कर पाएंगेगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें हार्ड प्रश्न भी लिया गया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक काम आप जरूर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा तो उसे आप क्या समझिए, ओएमआर शीट समझिए। इससे क्या होगा कि आपका तैयारी और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, आप जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या करें, प्रश्न को समझिएगा। 1967 तक जो भारत में किस प्रकार की दलीय थी, तो वो थी एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था, जो कि ऑप्शन डी होगा। और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर 1967 को हटा दिया जाए, ठीक है, 1967 को हटा दिया जाए और पूछेगा कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय है। क्या है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय है। और जब ही 1967 लग जाएगा तो कौन रहेगा? एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था। ये प्रश्न आपको 100% याद हो गया होगा। याद हो गया ना? बिल्कुल। अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न में देखते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। याद रखिएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहां तक कि देश जैसी हो गई है। अब प्रश्न को समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। देखिए प्रश्न समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं रहेगा। पार्टी नहीं होता कि एकदम बड़ा सा पार्टी होता है, बल्कि वह सरकार, राज्य, यहां तक कि देश जैसा हो गया है। तो ये जो बोले हैं नेशनल नेक बोले हैं, जो कि ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस दलीय में है, बहुदलीय है। और अब आपको पूछेगा 1967 में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो आप एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। अब चलिए 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है मेरे प्यारे चंद्रशेखर के नाम से। किसके? चंद्रशेखर के। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? डी होगा। अब आपके सामने देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नेता के 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई नेता था जिन्होंने क्या किया, 2 बार पार्टी तोड़ी। नहीं होता कि एक बार फिर शामिल होते हैं, फिर तोड़ा, फिर शामिल होता है, फिर तोड़ा। तो फिर तथा उसका पुनर्निर्माण किया और फिर बाद में क्या किया, फिर उसका निर्माण भी किए थे। तो वो कौन नेता थे मेरे प्यारे? ये थे इंदिरा गांधी। कौन थे? इंदिरा गांधी। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना मेरे प्यारे, अभी से अगर अभी आपके पास टाइम है, बहुत ही ज्यादा नहीं तो 5 घंटा भी टाइम है, तो आप सब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में जो कि पीडीएफ के तौर पे मिलेगा, फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं अभी लगेगा। अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव भी फ्री में मिलेगा। लास्ट में बता देंगे कैसे मिल जाएगा आपको। अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 1967 के बाद कांग्रेस की अत्यधिकशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण नहीं था। तो ये बताइएगा 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ये जो समन्वयकुल विचारधारा का न होना, जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का जो सर्वप्रथम अवसर मिला था वो कब मिला था मेरे प्यारे? ये बताना है। बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये जो है, ये जो 1957 के दूसरे चुनाव में हुआ था। कब हुआ था? 1957 के दूसरे चुनाव में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अब देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो ये किसे रखा जा सकता है मेरे प्यारे?
तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, और जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो 1977 में। ये सब हम आपको पहले भी बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, जिसे आप बीजेपी के नाम से भी जानते होंगे इसे। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर के बाद 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस की अधिपत्य तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। देखिए क्या कर रहा है कि 1967 के चौथे जब चुनाव हो गया, 1967 तक मतलब कह सकते हैं 1952 से लेकर 1967 तक इसका शासनकाल था, किसका, कांग्रेस का। और फिर बाद में क्या किया, 1969 में इसका विभाजन हो गया। क्या हो गया, 1969 में इसका विभाजन हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ और है। क्या है, यहाँ पर प्रश्न कुछ और है, और प्रश्न आपको ये कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, आपको ये कह रहा है कि 1967 तक चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपत्य से तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई थी। तो वो कौन से प्रबल भूमिका निभाई थी, मेरे पास 10 नंबर का फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। बहुत यहाँ पर जो होगा राजनीतिक दल बदल। क्या है, राजनीतिक दल बदल। अब चलिए आपके सामने 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजित समिति का गठन किसने किया था। तो आपको पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी तो 1939 में हुई थी, या 1938 भी मान सकते हैं। ठीक है, 1938 या 1939 मान सकते हैं। और इसके जो संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस जी है। कौन जी है, सुभाष चंद्र बोस। तो इसके अकॉर्डिंग हम ट्रिक को याद करके हम अपना आगे का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 12 नंबर में कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा योजना आयोग के बारे। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी हो गए। ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, ये हम चाहते नहीं है। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को सरकार करने का ध्येय रखा गया था। तो ये आपको बताना है किसमें रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसने, दूसरी पंचवर्षीय में। सामाजिक न्याय के साथ विकास। देखिए सामाजिक न्याय के साथ विकास का अर्थ क्या होगा कि समाज में जो अन्याय हो रहे हैं या कुछ मानव के साथ अन्याय हो रहा है उसमें न्याय होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें विकास भी होना चाहिए। तो सूत्र पंचवर्षीय योजना कौन सा था, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना में यह सब अपनाया गया था। आपको पता होगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी मेरे बच्चों, ये हुई थी 1952। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 16 नंबर में क्या कर रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, ये आपको बताना है कि विकास का जो रखा गया था किस में रखा गया था। बिल्कुल जबरदस्त, आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसमें, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब देखिए 17 नंबर में क्या करा कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का जो दुष्प्रभाव हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हुआ था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। आप सबका जो राइट आंसर क्या रहा है 17 नंबर का, इसमें सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन डी होगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है किस पे आश्रित है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस पे आश्रित है। क्या करें कि हमारी नियोजन व्यवस्था जो है वो किस विचारधारा पर है, तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद पे। किस पे, लोकतांत्रिक समाजवाद पे। ठीक है, याद रखिएगा। किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, किसने नई आर्थिक नीतियों को उभारा, तो इसके बारे में बताइएगा किसने उतारा। तो बहुत अच्छा, ये सार्वजनिक क्षेत्र में। याद रखिएगा। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। ये जो हुआ था 1950 की कोरिया की लड़ाई में। कब हुई थी ये जो नेहरू सॉरी गुट निरपेक्ष के बारे में आप जानते हैं, तो ये जो हुआ था 1950 की कोरिया की लड़ाई में इसका सबसे पहले परीक्षण किया गया था। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखे गए। तो सबसे पहले याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये जो पंचशील समझौता कब हुआ था, पंचशील समझौता ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। किसके किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए 22 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। मैकमोहन रेखा कहाँ है मेरे बच्चों, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए, या अथवा कह सकते हैं ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ताशकंद समझौता आपको पता होगा कि 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में। ठीक है, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न खैर नहीं पूछा जाएगा। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, दूसरा 1998 में, और दोनों के दोनों कहाँ हुए थे, पोखरण में। ये भी आप याद रख सकते हैं, रखने क्या है तो। 25 नंबर देखिए क्या कह रहे कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर का बताइएगा। बहुत बढ़िया, पाक्षिक
यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, यहाँ पर पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध व संधि पर, जो कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? 26 नंबर बताइएगा। बहुत अच्छा, एशियाई मंच, क्षेत्रीय मंच का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिएगा बढ़िया से। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई नेता थे जो कि कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रह चुकी है, और वो जो सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे उसके समय में, तो आपको पता होगा कि ये जो थे कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 29 नंबर में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? वो कौन सा कथन ठीक है मेरे बच्चों? तो इसका गठन और गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, जो कि ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। गैर कांग्रेसीवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसीवाद को जो नारा दिए थे वो हमारे नाम राम मनोहर लोहिया दिए थे, सबसे पहले दिए थे। कौन दिए थे? सबसे पहले गैर कांग्रेसवाद का नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया जी ने ही दिया हुआ था। अब देखिए 1971 में कह रहा है कि 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ। कौन सा? गरीबी हटाओ, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा गरीबी हो गई थी, तो इसीलिए ये गरीबी हटाओ का नारा भी दिए थे। कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 33 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है आपको राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है वित्तीय आपातकाल। तो जहां पर राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा 352 लगाना है, अगर 352 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको 356 लगा लेना है। और यहाँ पर जो वित्तीय आयोग पूछ रहा है, वित्तीय आपातकाल पूछेगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है मेरे बच्चों 300 क्या होगा? 60 होगा। ये 100% इसमें से एक प्रश्न जरूर रहेगा। कैसे पूछेगा कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, यहाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय अलग होता है और वित्तीय अलग होता है। तो जब भी आपका राष्ट्रीय पूछा 352 और वित्तीय पूछा मेरे बच्चों, तो वित्तीय पूछा जाएगा तो आपको क्या लगाना है? 360 लगाना है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए आपके सामने 34 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? ये किस में है मेरे बच्चों? ये जो है आपका 13 में है, अनुच्छेद 13 में, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 35 नंबर में क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किए थे वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कौन किए थे? संपूर्ण क्रांति के जो किए थे जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कब किए थे ये भी पता होगा आपको, कब किए थे? 1974 में किए थे, ये आपको याद होगा। अब चलिए 36 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे मेरे बच्चों? तो ये भी प्रश्न आपको पता होगा कि वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा लागू की? तो ये जो किए थे 1975 में किए थे, और 21 वर्ष रहे थे, 21 महीना रहे थे, सॉरी 21 वर्ष नहीं, 21 महीना। अब देखिए 38 नंबर में कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष थी? जनता पार्टी की स्थापना कब थी? तो आपको पता होगा कि 1977 में हुई थी। कब थी जनता पार्टी की स्थापना? कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए 39 में क्या कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या? मतलब कि संपूर्ण क्रांति का जो निर्माण किए थे वो हमारे कौन के थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी किए थे। कौन के थे? जयप्रकाश नारायण जी किए थे। अब चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर में कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? ये जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी दिए हुए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भाई कितना प्रश्न पूछेगा उल्टा। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? देखिए आपातकाल के जो दौरान था उस समय संविधान संशोधन किया गया था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था मेरे बच्चों? तो इसके बारे में बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? 42 नंबर का। बिल्कुल, ये जो किया गया था 42वां संशोधन किया गया था, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या था मेरे बच्चों? ये जो था आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? 43 नंबर का। बहुत अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस होगा। क्या होगा? कांग्रेस होगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया गया है, कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर कुछ गलत ही लिखा रहा है मेरे ख्याल से, कांग्रेस। यहाँ पर कांग्रेस होगा, याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस होगा। कांग्रेस के दल के नेतृत्व का पतन ए होगा। यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक क्यों हो रहा भाई? कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये होगा।
अब देखिए 44 नंबर में क्या करा है कि आनंदपुर शाही प्रस्तावना का आपातजनक बिंदु क्या था? आपत्तिजनक बिंदु क्या था मेरे बच्चों? तो 44 नंबर का बताइएगा क्या होगा? बहुत बढ़िया, सिख एक पृथक कौम था, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 45 नंबर में क्या करें कि कश्मीर के भारत में विलय पर किसकी आपत्ति थी? मतलब कि देखिए कश्मीर में जो भारत विलय हुआ था, बिल्कुल सही बात है, उस पे कौन के थे? राजा हरि सिंह के थे, लेकिन उस पे आपत्ति थी, नहीं ये नहीं होना चाहिए था। तो वो किसका था? तो ये था कॉन्फ्रेंस का हरियत कॉन्फ्रेंस का, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक है, 46 नंबर देखिए क्या करें कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे पास, भाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर बनाया गया था, वो नागालैंड था। कौन था? नागालैंड था। अब देखिए वृहत नागालैंड के आंदोलन का कौन सा समर्थक था? वृहत नागालैंड आंदोलन का समर्थक कौन था मेरे प्यारे? 47 नंबर का बताइएगा। बहुत बढ़िया, इजाक था, जो कि ऑप्शन बी होगा। वह कौन राज्य है? वह कौन सा राज्य है जिसे सबसे पहले राज्य बनाया गया, फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? पहले क्या गया था? उप राज्य बनाया गया, फिर उसके बाद में क्या गया? राज्य का दर्जा दिया गया था। तो वो कौन था मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? 48 का बिल्कुल, ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा? मेघालय होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो आपको सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। अब देखिए 50 नंबर में क्या करा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो किस राज्य में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? ये जो है उत्तराखंड में हुई थी, तो ऑप्शन ए होगा। अब देखिए बच्चे एक बार बता देते हैं, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो बच्चे लाइक करेंगे सबसे पहले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और आपको हम पीडीएफ बता देते हैं, फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा? फ्री में। अभी भी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा के आप नंबर लाइएगा। 80 या 90% प्लस ला सकते हैं, अगर अभी भी आपके पास टाइम है तो। कैसे? देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है मेरे बच्चों, आपको गूगल खोल लेना है। गूगल हर एक बच्चा को पता होता है क्या होता है। गूगल पे आना है, और आपको गूगल पे क्या सर्च करना है मेरे बच्चों? इस प्रकार का गूगल आएगा, गूगल पे सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी। क्या करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन हो जाएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए ये सब खोजिएगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री का तो एग्जाम खत्म हो गया। अब आपके पास बचा है कि आपको पॉलिटिकल साइंस का सर्च करना है। तो यहाँ पर देखिए साइड में सर्च का ऑप्शन आ रहा है। क्या रहा है? सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर सर्च कीजिएगा। सर्च क्या कीजिएगा? पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस कर दिएगा, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ये स्पेलिंग देख लीजिएगा बढ़िया से। पॉलिटिकल साइंस सर्च कीजिएगा, यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर पीडीएफ आ जाएगा। देखिए 50 गो ऑब्जेक्टिव डाल दिए है वीवीआई, जो कि 6 फरवरी का आएगा यही। और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव डाल दिए है 15 गो, और जस्ट यहाँ पर आपके देख सकते हैं मॉडल पेपर सेट 1 डाल दिए हैं। ये पूरा का पूरा अभी जस्ट डाल देंगे, और आपको जो है ना कितना सेट तक अभी सब्जेक्टिव डाल देंगे मेरे बच्चों? 1 से लेके 5-6 सेट तक हम यहाँ पर अभी सब्जेक्टिव डालने वाले हैं। तो जाके 5-10 मिनट बाद चेक कीजिएगा, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर सर्च कीजिएगा मेरे बच्चों? गूगल पे जाके सर्च करना है। कहाँ जाके सर्च करना है? गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नीचे वाले पे। उसके बाद यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च पे सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, और टेस्ट भी आप दे सकते हैं। आज हम टेस्ट भी आप सबके लिए जरूर लेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ आप सबके लिए बनाते हैं, जरूर एक कमेंट आप करके जाइएगा। चलिए मिलते अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।